बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। ये आमतौर पे एक रेयर किस्म का जो है ना बिनाइन ट्यूमर होता है, यानी कि नॉन कैंसरस, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड में वो जो है ना वो स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो आपकी दोनों मतलब राइट और लेफ्ट किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। आमतौर पे ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है वो एक एड्रिनल ग्लैंड में स्टार्ट होता है, लेकिन यह है कि कुछ केस में ये दोनों ग्लैंड में भी हो सकता है। अगर तो आपको ये ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर की वजह से कुछ बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको सर का दर्द हो सकता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, और फिर जो पैनिक अटैक की जो सिम्टम्स होती हैं वो हो सकती हैं। अगर तो इसकी ट्रीटमेंट शुरू में ना की जाए तो बहुत जो है ना शदीद किस्म की जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना वो जो है ना आपकी बॉडी के आर्गन को डैमेज हो सकता है। आमतौर पे ये जो फियोक्रोमोसाइटोमास होते हैं वो जो ना 20 से 50 साल की उम्र में जो है ना डिस्कवर होते हैं, और लेकिन ये कि किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। और इसकी आमतौर पे जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, जिस जिस जब वो करवा ली जाए तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। तो इससे पहले मैंने इसी बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पे, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। तो इसकी जो साइन एंड सिम्टम होते हैं कि एक तो पहले जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा कॉमन जो है ना वो मतलब केसेस में जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिर यह कि सर में दर्द हो सकता है, फिर बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो सकती है यानी पसीना ज़्यादा आ सकता है, फिर आपकी हार्ट बीट बहुत रैपिड हो सकती है। इसके अलावा जो है ना ट्रेमर्स हो सकते हैं, मतलब आपके हाथ काम सकते हैं। फिर आपका चेहरा जो है ना वो पेल हो सकता है, आपकी सांस फूल सकती है। फिर पैनिक अटैक टाइप की जो है ना सिम्टम हो सकती है। मेरे इसी चैनल पे मैंने पहले पैनिक अटैक्स के बारे में कुछ अर्सा पहले वीडियो अपलोड की थी, वो काफ़ी मालूमाती वीडियो है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर तो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। तो वो लिंक कर क्लिक करके आप देख लें ताकि आपको पैनिक अटैक्स के बारे में मालूमात हो जाए। तो चलें वापस आते हैं इसी बीमारी यानी फियोक्रोमोसाइटोमा पे जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ और साइन एंड सिम्टम भी होते हैं जो मतलब कम जिसका चांस है, उसमें यह कि आपकी एंजाइटी हो सकती है। सेंस ऑफ डू मतलब यह कि आपको लगता है कि बस आपकी जान निकलने वाली है। फिर कब्ज हो सकती है, इसके अलावा वजन कम हो सकता है। फिर इसकी जो इस प्रॉब्लम में ना जो स्पेल्स आते हैं, मतलब ये कि इसकी जो सिम्टम कांस्टेंट भी हो सकती है, या फिर यह ना कि पहले हल्की होती हैं फिर स्ट्रोंगर हो जाती हैं, ठीक है। और फिर यह कि कुछ आप एक्टिविटी करें या कुछ और कंडीशन के साथ इसकी जो सिम्टम जो है ना वर्स हो सकती हैं। मतलब ये एक मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कोई एंजाइटी या टेंशन है तो फिर इसकी सिम्टम बढ़ सकती हैं। फिर यह कि आपकी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ जाए, या फिर मतलब यानी कि जब एक खातून की जो मतलब लेबर का टाइम हो या डिलीवरी का टाइम हो तो उसमें उसकी इसकी सिम्टम वर्स हो सकती हैं। या कोई और बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, जैसे किसी और बीमारी को, जैसे आपको ऑपरेशन कराना पड़े या एनेस्थीसिया देना पड़े, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ना ये सिम्टम बढ़ सकती हैं। फिर इसमें कुछ खुराक की मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो जिसमें एक सब्सटेंस होता है टायरामीन। जिन फूड में ये हाई होता है तो उसमें जो ना ये आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है। और इस जो टायरामीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर में पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से सिम्टम वर्स हो सकती हैं। ये आमतौर पे ये जो टायरामीन है वो ऐसी फूड में होता है जो फर्मेंटेड होती हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इनको एक तरह की वो पिकल मतलब क्योर्ड या मतलब जो ना मतलब जो उनको प्रिजर्व उस तरह की जो फूड होते हैं ना, जो प्रिजर्वेटिव टाइप की फूड जो है मतलब स्टोरेज टाइप की फूड, उसमें वो ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बियर्स और वाइन जो यहाँ पे ये वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी है, ठीक है। फिर चॉकलेट्स में ये टायरामीन हो सकते हैं। और जो फिर जो जो मीट्स होते हैं जिनको मतलब ड्राई किया जाता है, स्मोक्ड मीट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये टायरामीन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी हैं जो आपकी इस फियोक्रोमोसाइटोमा की सिम्टम वर्स कर सकते हैं, जिसमें मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ड्रग आती है फेनालिडीन के नाम से, ठीक है। और फिर एक पैरनेट के नाम से ड्रग आती है, ठीक है। मतलब जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, इसकी वजह से ये इसकी सिम्टम वर्स हो सकती है। फिर कुछ स्टिमुलेंट्स आती हैं जो है ना मिसाल के तौर पे कुछ ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं, एम्फिटामीन और कोकेन वगैरह, इसकी अगर वो लोग यूज़ करते हैं तो इसकी सिम्टम वर्स हो सकती है। तो आमतौर पे तो ये इसका जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो एक तरह का प्राइमरी जो सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर और मतलब होना, ठीक है।
तो जो लेकिन ये कि ब्लड प्रेशर जो है वैसे भी इंसान को हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ज़रूरी नहीं है कि फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से, ये तो एक रेयर किस्म की वो मतलब बीमारी है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वैसे जो जनरल लोगों को होता है, हाइपरटेंशन जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो तो वैसे का बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, ठीक है। तो वो जो है ना उस सूरत में हमें जो कॉमन बीमारी वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों में कॉमन है, ये तो एक रेयर बीमारी है। तो मतलब ये ना कि इसका प्राइमरी जो साइन है वो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। ऐसे पहले मैंने इसी चैनल पे एक हाई ब्लड प्रेशर पे भी वीडियो अपलोड की उर्दू और इंग्लिश में, तो वो जो बहुत मालूमाती वीडियो है उसका भी लिंक आई बटन में मैं डाल देता हूँ, वो आप जरूर देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। तो अब जो है ना लेकिन इसमें क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में भी चूंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो लेट्स से कि एक बंदे जो है ना ऑलरेडी कोई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, या लेट्स से उसको ब्लड प्रेशर हाई नहीं भी है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसकी जो करंट जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर जो ना हाई ब्लड प्रेशर उसकी एपिसोड होते हैं, मतलब कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें मतलब ऐसे पेशेंट्स में जो ना फियोक्रोमोसाइटोमा का शक पड़ सकता है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो फिर भी जो ना आपका जो ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कुछ रेयर किस्म के, जिसमें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2 मैन 2 मतलब जो उसकी एब्रीवेशन है। फिर एक और बीमारी होती है बड़ी रेयर, वॉन निपल लिंडोर डिजीज, ठीक है, फेमिलियल पैरागैंग्लियोमा, ठीक है, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। तो ये अगर इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके साथ भी ना ये फियोक्रोमोसाइटोमा एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉजेज बता देता हूँ कि किस वजह से होता है। वैसे तो इस पे रिसर्च पे जो है एग्जैक्टली इसकी जो है वो सही तरह नहीं पता चल सका कि क्यों होता है, लेकिन ये कि ये एक चीज़ सामने आई है कि जो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, जो आपकी जो ना उसमें एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं, जो मतलब एड्रिनल ग्लैंड के सेंटर में, तो उसमें उन सेल में जो मतलब क्रोमाफिन सेल में जो ना हार्मोन होते हैं जो मतलब एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, जो आपके बॉडी के कई फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, जैसे मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। तो ये मतलब जो हार्मोन है ना वो इन क्रोमाफिन सेल्स की वजह से बढ़ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हार्मोन ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, मतलब जो है आपकी जो स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यह कि जब आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस ना भी हो, तो फिर ये अगर ये हार्मोन बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब ये ना कि आपका एक बॉडी जो कोई भी बॉडी को थ्रेट हो, मतलब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो जो ना ये जो हार्मोन जो मैंने बताया ना, ये एपिनेफ्रिन और ये आपके ब्लड प्रेशर को वो बढ़ाते हैं और फिर हार्ट बीट फास्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तरह के मतलब इमरजेंसी को आप बॉडी आपके लिए तैयार होती है, ठीक है। मतलब किसी भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोई खतरा है, तो जो ना ये हार्मोन आपकी बॉडी को उस सिचुएशन के लिए, खतरे की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें ये जो हार्मोन होते हैं वो मतलब वैसे ही ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं। मतलब किसी अगर आपको कोई थ्रेट, आपकी बॉडी को कोई इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं भी आई, कुछ खतरे वाली बात नहीं भी है, तो फिर भी ना इस जो ना इस ट्यूमर की वजह से वो हार्मोन हाई होते हैं, जिसकी वजह से सारी साइन सिम्टम जो मैंने बताई वो होती हैं, ठीक है। फिर यह कि जो इसमें कुछ और किस्म के ट्यूमर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ना ये हार्मोन बढ़ सकते हैं। जैसे तो मैंने बताया ना कि ज़्यादातर जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं जिसमें ये एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो ज़्यादातर एड्रेनल ग्लैंड में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो छोटे छोटे सेल्स के क्लस्टर जो ना ये जो ना क्रोमाफिन सेल के, वो आपके हार्ट में, आपके सर में, नेक में, ब्लैडर में, ठीक है, और आपके जो ना जो एब्डामन की वॉल है, बैक वॉल है, ठीक है, और फिर आपकी स्पाइन के साथ ये उसमें भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमाफिन सेल्स के जो और ट्यूमर होते हैं जिसको हम पैरागैंग्लियोमा कहते हैं, तो वो भी मतलब जो पैरागैंग्लियोमा हो जाए तो वो भी फियोक्रोमोसाइटोमा वाली सिम्टम्स काज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी काजेज होगी। अब मैंने इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब किन वजूहत से ये जो है ना ज़्यादा इसका चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोगों में जो है ना कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मतलब विरासती बीमारियां, ठीक है, जो जिनको फियोक्रोमोसाइटोमा की विरासती बीमारी है, या फिर जैसे मैंने बताया ना पैरागैंग्लियोमा जो मतलब क्रोमाफिन सेल के जो और बॉडी में ट्यूमर होते हैं, अगर वो उस तरह की हो तो फिर रिस्क बढ़ सकता है।
वैसे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं तफसील में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जैसे एक मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2 है, MEN2 जिसको कहते हैं, एब्रीवेशन है, ठीक है। जो है ना, इसमें जो ये भी एक ट्यूमर होता है, जिसमें मतलब आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ना ये मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ये मतलब जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया में क्या होता है कि आपकी जो ना मतलब थायराइड में पैराथायराइड, लिप्स और टंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में और भी ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं, तो ये MEN2 में होता है। फिर एक और बीमारी होती है वॉन एप्पल लिंडो डिजीज, जो है वो उसकी वजह से भी मल्टीपल ट्यूमर हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम या पेंक्रियाज और किडनी में हो सकते हैं। फिर एक और बीमारी होती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 NF1, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में मल्टीपल ट्यूमर हो सकते हैं, जन और पिगमेंटेड स्किन स्पॉट हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के ट्यूमर हो सकते हैं। फिर इसके अलावा बीमारी होती है हैड्री पैरागैंग्लियोमा सिंड्रोम, ठीक है, जो ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा या पैरागैंग्लियोमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये सारी जो सिम्टम जो ना जो मैंने जो बताई हैं पहले, वो हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, यानी क्या पेचीदगियाँ होती हैं। तो ज़ाहिर है, जब बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होगा, इसकी वजह से मतलब जो तो आपके पूरे डिफरेंट मल्टीपल आर्गन हैं जो उसको डैमेज हो सकता है। जैसे आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब हार्ट को डैमेज हो सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज हो सकता है, किडनीज का डैमेज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोक भी बड़ी खतरनाक हो, ये समझ लें कि आपके जिस तरह के हार्ट को अटैक होता है, इस तरह का ब्रेन को अटैक समझ लें। स्ट्रोक पे भी मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो भी बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके किडनी फेल हो सकता है, फिर आपकी जो है ना आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आपकी जो आईज में जो है ना वो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। फिर ये कि कुछ कैंसरस ट्यूमर्स हो सकते हैं, रेयरली। वैसे तो मैंने बताया ना शुरू में कि ये आमतौर पे बिनाइन, मतलब ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, लेकिन रेयर कंडीशन में ये कैंसरस ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, मतलब जन्म। और वो फिर वो ज़ाहिर है, कैंसर तो आपको पता ही है, वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में भी फैल सकता है, जो है ना। और जो है ना कि जो इसके कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो मतलब फियोक्रोमोसाइटोमा और जो पैरागैंग्लियोमा, मतलब कैंसर अगर हो जाए तो फिर वो आमतौर पे आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, बोन में या आपके जिगर में या लंग में, ये जो है ना इसके कैंसरस ट्यूमर्स जो है मतलब इसके कैंसर सेल जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो है ना हम जो लैब टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपकी जो मैंने बताया ना कि हार्मोन जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है, और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन हार्मोन के, वो आपकी बॉडी हम चेक करते हैं। उसमें जो है एक कॉमन टेस्ट जो 24 आवर यूरिन का सैंपल लेते हैं, ठीक है, जो है ना, तो वो जो है ना उसमें वो इन हार्मोन के बाई प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, ठीक है। फिर ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो है ना। और उसमें यह ना कि आपको मतलब फिर ज़ाहिर है उसकी ब्लड प्रेशर जो आपके ब्लड टेस्ट में उसमें यह है कि वो आप पहले आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फास्टिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको मेडिसिन को स्किप करना है, ठीक है, इन टेस्ट का, ताकि रिजल्ट जो है ना वो मतलब वो सही आए। क्योंकि अगर आपको मेडिसिन खा रहे हैं तो रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये कि वो मेडिसिन आपने वैसे नहीं छोड़नी। अगर कोई और बीमारी की वजह से मेडिसिन खा रहे हैं, इस टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने अमल करना है। फिर इसके अलावा जो है ना कि जब हमें इस चीज़ का जो फियोक्रोमोसाइटोमा या पैरागैंग्लियोमा का शक हो जाए, तो फिर हम इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम CT स्कैन कराते हैं, जो है जो स्पेशलाइज एक्सरे टेक्नोलॉजी जो है ना मतलब बेसिकली CT स्कैन होती है, तो वो जो है ना CT स्कैन करवा सकते हैं। फिर MRI करवा सकते हैं, जो बेसिकली रेडियो वेव्स जिसमें होती हैं, ठीक है, जो बड़ा डिटेल इमेजेस लेते हैं। इसके अलावा फिर एक MIBG इमेजिंग होती है, जो एक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो मतलब जो है ना कि उसमें क्या करते हैं हम जो है ना रेडियो एक्टिव कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा और पैरागैंग्लियोमा के सेल्स को वो अपटेक कर लेते हैं, जो मतलब जो उसके सेल्स होते हैं, तो उससे वो डिटेक्शन हो जाती है। फिर पेट स्कैनिंग हो जाती है, ठीक है,
जो ट्यूमर को जो बेसिकली वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, जो ट्यूमर अपटेक कर लेता है, तो वो उससे वो डिटेक्ट कर मतलब उससे उसकी ट्यूमर के डायग्नोसिस में मदद मिल सकती है। फिर यह कि जैसा मैंने बोला ना कि फिर ये जो पैरागैंग्लियोमा या और किसी वजह से जो बॉडी में इस तरह की कैंसर सेल हैं, तो वो जो है ना मतलब बंदा किसी और वजह से, कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेशेंट हमारे पास किसी और प्रॉब्लम की वजह से आया, तो जब हम इसकी स्कैनिंग करते हैं, कुछ तरह टेस्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ मतलब ये फियोक्रोमोसाइटोमा या पैरागैंग्लियोमा निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि हम पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग में जो कुछ जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं, जो मल्टीपल कंडीशन कर सकती हैं, तो उसके अलावा फिर आपको और मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और फिर ये कि कुछ मतलब फिर जेनेटिक टेस्टिंग यहाँ पे, तो जब मैंने तो बड़े डेवलप कंट्रीज में काम किया, तो उसमें जेनेटिक टेस्ट में ये होता है कि लेट्स है कि यही जो मैंने आपको कंडीशन फियोक्रोमोसोम साइटोमा, क्योंकि इनहेरिटेड कंडीशन है, या पैरागैंग्लियोमा, तो उसमें यह है कि आपकी जो ना ये चेक कर सकते हैं कि फैमिली को कितना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी हम टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसकी मैं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं समझता। ठीक है, तो अच्छा, अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि वो एक तरह की सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके कोई बहुत बड़ी मेजर ऑपरेशन नहीं होता, तो वो जो ना वो आपका ये ट्यूमर जो ना उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ये कि सर्जरी से पहले कुछ हम मेडिसिन देते हैं, मतलब जो ना, क्योंकि सर्जरी में ये है कि पेशेंट को रिस्क होता है कि आप एकदम से अगर ऑपरेशन करेंगे तो हाई, उसका पहले ही ब्लड प्रेशर इन चीज़ों की वजह से हाई हुआ है, तो अगर ब्लड प्रेशर पहले इसको दायर है, पहले उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, आमतौर पे 1 हफ्ते या 10 दिन तक के लिए पहले उनको मेडिसिन देते हैं ताकि इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। तो फिर जब सर्जरी के लिए पेशेंट रेडी हो जाता है ना, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए, तो उसके फिर बाद में हम सर्जरी करते हैं। तो पहले जो इसकी जो प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन के लिए मेडिसिन हम देते हैं, उसमें मैं आपको ड्रग्स बता देता हूँ। उसमें अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये जो आपकी जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं ना और वेन्स हैं, उनको ओपन कर देती हैं अल्फा ब्लॉकर, और उनको रिलैक्स कर देती हैं, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सकता है, तो फिर ब्लड प्रेशर जो ना कम हो जाता है। ठीक है, इसमें अल्फा ब्लॉकर की कुछ ड्रग मैं आपको बताता हूँ, जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग आती है डॉक्साजोसिन के नाम से, जो कार्डूरा, डॉक्साजोसिन जो ना जेनरिक नेम है, और जो कार्डूरा के नाम से जो आती है। ठीक है, फिर प्रेजोसिन जो ना जो मिनी प्रेस के नाम से आती है, ये हम दे सकते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन मेडिसिन के, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, डिजीनेस, फटीग हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर मर्दों में सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, आपकी टांगों में सूजन भी हो सकती है। तो साइड इफेक्ट्स में इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि जब भी आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस दवाई की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ज़ाहिर जब मेडिसिन हम तभी देते हैं जब उसके बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि एक मेडिसिन के अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है तो फिर फ़ायदा क्या उस दवाई देने का। अच्छा, फिर ये कि बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। मतलब ये मैं वो ड्रग्स बता रहा हूँ जो आमतौर पे हम हफ्ता या 10 दिन पहले इसकी जो है ना सर्जरी कराने से पहले देते हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर में तो फिर जो है ना वो ये भी बेसिकली आपकी जो ब्लड वेसल को ओपन और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, ताकि आपकी सर्जरी के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, और आमतौर पे ये जो अल्फा ब्लॉकर जो मैंने पहले बताई हैं, उसके कुछ दिन बाद ये बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करते हैं। ये इसमें बीटा ब्लॉकर में कुछ फेमस ड्रग हैं, जैसे एटिनोलोल है जो टेनॉर्मन के नाम से आती है, मेटोप्रोलोल है जो लो प्रेशर के नाम से आती है, फिर प्रोपेनोल जो एंड्रोल के नाम से आती है, ये हम दे सकते हैं। इसके भी बीटा ब्लॉकर के भी पॉसिबल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे फटीग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट या फिर ब्रीथिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये जो मतलब इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी मतलब मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर हम इस जो है ना इन पेशेंट के लिए थोड़ी हाई साल्ट डाइट ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये थोड़ी आपको हैरानगी वाली बात लगेगी, क्योंकि ये जो इस वाले ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो है बेसिकली जब हम ये ड्रग्स देते हैं ना अल्फा और बीटा ब्लॉकर जो मैंने बताई हैं, ठीक है, तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा वाइडन मतलब डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ना आप जो आपकी ब्लड वेसल में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। और जब ज़ाहिर आपकी ब्लड वेसल में फ्लूइड कम हो जाएगा तो एकदम से ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होने का ख़तरा होता है। ठीक है,
ख़ास तौर पे जब बंदा खड़ा होता है, ठीक है, जो पोस्चरल ड्रॉप होता है मतलब ब्लड प्रेशर का, तो वो जो है ना पेशेंट को हम उसको फिर आई साल्ट डाइट भी रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी जो फ्लूइड है आपकी ब्लड वेसल में ही रहे, ताकि जो है ना ये ना हो कि सर्जरी में ब्लड प्रेशर, सर्जरी के दौरान ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा लो ना चला जाए या सर्जरी के बाद, ठीक है। तो ये भी हम ख्याल रखना पड़ता है। तो आप इसकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सर्जरी में इसमें यह कि आपका जो मैंने बताया ना जैसे कि शुरू में कि एक एड्रेनल ग्लैंड में स्टार्ट होता है, तो वो जो है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की वजह से, ठीक है। मतलब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मतलब जो ये समझ लें कि वो लेप्रोस्कोपिक वो सर्जरी है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो बहुत जो है छोटी छोटी ओपनिंग वो बना ली जाती हैं, ठीक है, और कुछ डिवाइसेस एंटर की जाती हैं जिसके साथ वो वीडियो कैमरा अटैच होता है, ठीक है, और छोटे छोटे टूथ होते हैं, तो जिससे वो आसानी से वो उसको रिमूव किया जा सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्यूमर को, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ना कि आमतौर पे एक ही ग्लैंड में होता है, तो जो बाकी जो जब एक ग्लैंड उसको निकाल दिया जाए मतलब एक एड्रेनल में, तो दूसरा जो एड्रेनल ग्लैंड आपका जो हेल्दी है वो आपके फंक्शन संभाल सकता है, ठीक है। तो आमतौर पे फिर ब्लड प्रेशर बंदे को जो सर्जरी के बाद वो नॉर्मल हो सकता है। और कुछ केसेस में ये होता है कि जब आपके एड्रेनल ग्लैंड दूसरे एड्रेनल ग्लैंड में भी ये ट्यूमर हो जाए तो ठीक है, और उसमें फिर वही है कि वो ट्यूमर को पोर्शन को निकाल देते हैं और बाकी जो हेल्दी टिश्यू जो है ना उसका एड्रेनल ग्लैंड का वो रहने देते हैं, ठीक है। और अगर तो ये ट्यूमर मतलब हमें शक पड़े कि कैंसरस है, तो वो जो है ना ट्यूमर और जो कैंसरस जो टिश्यू होता है ना उसको हम निकाल सकते हैं। तो इवन अगर कैंसरस टिश्यू पूरी तरह ना भी निकले तो सर्जरी जो है ना आपका जो बेसिकली तो चूँकि ब्लड प्रेशर, चूँकि हाई ब्लड प्रेशर इसकी जो डेंजरस सिम्टम होती है ना, तो अगर तो लेट्स से कि थोड़े बहुत कैंसर से वो रह भी या नहीं निकलते, तो फिर ये कि जो सर्जरी होती है ना वो आपकी हार्मोन प्रोडक्शन को कम कर सकती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कि लेट्स से कि अगर वो फियोक्रोमोसाइटोमा अगर रेयर कंडीशन में कुछ कैंसरस हो जाए, ठीक है, तो उसकी फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट आती हैं। मतलब जो है उसमें एक टेक्निक है MIBG, वो बेसिकली एक रेडिएशन थेरेपी जो मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें ये कि जो बेसिकली एक कंपाउंड होता है जो आपके एड्रेनल ट्यूमर्स के साथ अटैच होता है, जब मतलब जो है ना आपके रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ वो देते हैं, ठीक है। तो वो जो बेसिकली ये स्पेसिफिक रेडिएशन थेरेपी जो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए वो दी जाती है। फिर इसके अलावा एक PRRT मतलब पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी आती है, ठीक है, जिसमें एक ड्रग होती है जो वो आपके कैंसर सेल्स को टारगेट करती है और साथ उसके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वो जो इसमें वो जो उस ड्रग का काम क्या है कि वो डायरेक्टली जो है ना उस कैंसर सेल्स को रेडिएशन देती है। इसमें एक ड्रग आती है जो है ना ल्यूटिटियम जो है ना LU-177 डोटाटेट, ठीक है, जो बड़ा लंबा सा नाम है, इसको जो मुख्तसरन नाम इसका और भी है, लूटाथेरा के नाम से आती है, जो आपके एडवांस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो जाए उसमें की सूरत में ये काम आती है। फिर इसके अलावा कीमोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं जो फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल की ट्रीटमेंट के लिए जो है। फिर ये रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके ट्यूमर की सिम्टोमेटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोन में फैल जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर टारगेटेड कैंसर थेरेपीज आती हैं जो है ना, और ये मेडिकेशन जो है ना आपके जो नेचुरली जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में जो प्रमोट करते हैं कैंसर सेल की मतलब जो है ना उसको ग्रोथ की, ठीक है, उसको उसके फंक्शन को जो है उनके उन कंपाउंड के फंक्शन को ये रोक देती हैं जो टारगेटेड कैंसर थेरेपीज होती हैं, ठीक है। तो ये थी जनाब वीडियो फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। मेडिकल की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये कि पेशेंट के लिए जानना ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को पता हो अपनी बीमारी का और उसकी क्या क्या ऑप्शन है, तो वो फिर ये ना कि वो डॉक्टर से भी आसानी से बात कर सकेगा, ठीक है। मेरे इस चैनल उबैद पीवी का मकसद भी यही है कि आपको पेशेंट को एजुकेट करना, क्योंकि अगर तो आप पेशेंट को पता है कि ये स्टेप्स हैं, ये मैंने करना है, ये ट्रीटमेंट हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, तो वो फिर ये ना कि आप वो खुद भी अपनी वो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।